आज हम जिस टॉपिक को चुने हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सब लोग हमको पूछते हैं और इसका भी जिक्र करते हैं, क्या होम्योपैथी में कोई एंटीबायोटिक होती है? कि आप जैसे एलोपैथी के पास जाते हैं तो क्या उसका उसका हर एक का अलग अलग वैरायटी का एंटीबायोटिक होता है, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी। तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक है? तो अगर हम आज उसी विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उससे पहले इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ किन किन चीज़ों में किस टाइप से काम करती है, एक इसकी मैकेनिज़्म है। उसी विषय को सामने रखते हुए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाए कि होम्योपैथी में भी एंटीबायोटिक से भी अच्छी अच्छी दवाई है, जो एंटीबायोटिक जिनसे काम नहीं होती है ये भी काम करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको और भी काम करने का थोड़ा सा ऐसा इच्छा हो कि आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आते हैं टॉपिक पर। आज हम टॉपिक को जैसे चुना है कि होम्योपैथी में क्या एंटीबायोटिक है। देखिए, होम्योपैथिक में भी बहुत सारी एंटीबायोटिक है। आपको आपको अगर माइज़म समझ में आया है तो माइज़म क्या है? माइज़म है एक बीमारी का कैटेगराइज करना। ऐसा नहीं है आप जैसे माइज़म को अगर आप एक आसान भाषा में समझिएगा तो एक बीमारी की एक कैटेगरी है। आपके पास एक्यूट है, आपके पास सब एक्यूट है, आपके पास क्रोनिक है। तो जब आदमी आपके पास पेशेंट आपके पास जब आता है तो आप उस चीज़ का हमेशा आपको ख़्याल रखना चाहिए कि उसको कैटेगराइज करें आप। आपको इमरजेंसी है वो एक्यूट में है या फिर कुछ सब एक्यूट भी हो सकता है ना? उसके बाद उसको सेम उसी तरह से ये जो आप माइज़म है ये सारे जो है ना उस कैटेगराइज के है। अब कुछ कैटेगराइज आ गया तो कैटेगराइज में आप जैसे ही देखिएगा मेडिसिन, आपके पास एक्यूट केसेस आता है, आपके अकाउंट आपके जो है कम से कम कुछ ऐसी मेडिसिन तो होनी चाहिए जो आप एक्यूट को डील कर सकें। अगर आप देखें तो मैं तो कहता हूँ कि नक्स वोमिका से बड़ा कोई एंटीबायोटिक नहीं है होम्योपैथी में। अब उसी नक्स वोमिका का एल्कलाइड है, स्ट्रीनियम प्योर है, स्ट्रीनियम फ्योस है ना, पॉइजन नट है ना। नक्स वोमिका ही अलग अलग वैरायटी आती है, 5-6 वैरायटीज़ है ना। स्टिक्रिनियम नाइट्रिक है। तो उसी नक्स भूमिका की बहुत सारी जो एक कैटेगराइज है उसकी एल्कलाइड का, उसकी बीज का बनी होती है। ये बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है क्योंकि वो एंटीबायोटिक पॉइजनस, ज़्यादातर हमारे मेडिसिन पॉइजनस है इसमें। तो अब पॉइजन तो उसमें है नहीं, उसमें जो है जब पोटेंटाइज कर ली जाती है, जब मेडिसिन को 100 टाइम 10 टाइम्स 10,000 टाइम्स जब पोटेंटाइज किया जाता है तो वो उसकी सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ताकि मेडिसिन की कोई भी ऐसे जो पॉइज़न का कोई भी प्रॉपर्टी उसमें मौजूद नहीं होता है। तो अगर आपके पास पेशेंट एक्यूट केसेस में आता है तो 2-4 मेडिसिनें आपके पास होनी चाहिए। आप नक्स भूमिका दिए, उसके बाद नोसोड पे किए। देखिए, नोसोड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि नोसोड एक बहुत बड़ी बैक्टीरिया होती है। आप ट्यूबर को देखिए कि जितने भी बैक्टीरियाज है, ठीक है, सारे बैक्टीरियाज का पर भारी है ट्यूबर की बैक्टीरिया। मान लिया फीवर का पेशेंट आया, आप उसको ट्यूबर दीजिएगा या बेसिलिनम दीजिएगा तो उसके ऊपर वो भारी है, उसके ऊपर वो हैवी है। तो वो बैक्टीरिया जब आप उसको दीजिएगा पोटेंटाइज फॉर्म में तो फिर इस बैक्टीरिया का कोई काम ही नहीं है उसके सामने में, है ना। उसके सामने में कोई औकात ही नहीं रखता है। तो उसके बाद जब मेडिसिन दीजिएगा तो मेडिसिन देने का मतलब ये होता है कि आपके मेडिसिन फेल होने के चांसेस नहीं रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। आप अगर उससे पहले मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन तो काम कर जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में जो हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस इसमें एक बात होती है, हम टॉपिक को यहीं रुकते हैं। रोकने के बाद कुछ रेजिस्टेंस के विषय में हम बात करेंगे। आज अगर आपने न्यूज़ देखे होंगे तो बहुत सारी हैं इंडियन प्रोडक्ट जो है विदेशों में बैन है, कहता है कि इसमें कैंसरस चीज़ पाया जाता है, लेकिन इंडिया में धड़ल्लेआम से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ फैक्टर है जो बाहरी चीज़ है जो आपके ऊपर मेडिसिन को काम करने नहीं देती है, ठीक है। अब वो फैक्टर हो तो आपको माइज़म हो, है ना, या फिर कोई आपका बाहरी एक्सटर्नल कोई चीज़ हो, क्योंकि इस इन्वायरमेंट में सारा चीज़ें अवेलेबल हो। तो हम उसी चीज़ में आप उसके बाद आप नौसोट के पास जाइएगा, बेलाडोना, ये भी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। और बेलाडोना का तो वोलाइट है। अगर पेशेंट आपके पास वोलाइट फॉर्म में आता है तो उसके लिए बेलाडोना बनता है, ठीक है। और इन्फेक्शन भी है तो बहुत इन्फेक्शन के लिए तो हम
अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है तो फेरमफोस से बड़ा कोई दवाई नहीं है होम्योपैथी में। आप बेलाडोना और फेरमफोस को साथ में मिला के दीजिए, अल्टरनेट दीजिए, आपके 90% केसेस, चाहे वो आँख का केसेस हो या फिर फीवर का केसेस हो, लेकिन शर्त है बेलाडोना के लिए सर गर्म, पाँव ठंडा होना चाहिए और सर को छूने देना चाहिए। अगर सर नहीं छूने देता है तो फिर वो आर्निका पे जाएगा। तो आपके पास वैरायटी है। मान लिए हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको राइट स्कल्प में पेन था, बहुत ज़्यादा, हमेशा पेन रहा करता था। वो सारे डॉक्टरों को दिखाया, एंटीबायोटिक लगाया, कुछ भी 5 साल 4 साल बीत गया, उसको वो पेन कम नहीं हुआ। हमने उसको नक्स दिया, हमने उसको हम उसको हमने सिफ्लिनम दिया, क्योंकि एंटी सिफ्लेटिक था, बहुत दिनों से हो चुका था, वो हाथ उसका उठता ही नहीं था सही से। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ नहीं, हम चिलोडिनियम 6 पोटेंसी में हम दी, मेरे पास वही था। ठीक है, कुछ दिनों तक दिया और वो चीज़ उसका गायब हो गया। फिर उस दिन के बाद वो वहीं पर रुक गई। फिर हमने लास्ट में उसको लाइकोपोडियम दिया, और लाइकोपोडियम देने से पहले एक डोज हमने उसको सल्फर का दिया, उसके बाद हमने लाइकोपोडियम दिया, वो केस ख़त्म हो गई उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास होम्योपैथी में जितनी भी दवाई है आप जो यूज कर रहे हैं, ये सारे एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, लेकिन शर्त यही है कि मेडिसिन का सिलेक्शन आप कैसे करें। आने वाले दिनों में हम एक वीडियो आपके सामने में लाएंगे कि आप के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको कैसे सेलेक्ट करना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोई बड़ी नहीं है ना, 20-25 मेडिसिन के अंदर में ही पेशेंट आता है, खास के इंडियन। अगर आप एक जो आयरिस था, तो उसने कहा कि आयरोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, आयरिस वगैरह देख करके उससे बताया जाता है। तो हिंदुस्तान की जो आबादी है ना, वो आपको 60-70% आबादी जो है एजिनो ग्रुप से ये करता है। अगर आप इसमें जाइएगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, तो उसमें उसका जिक्र मिलता है। तो सेंगविन ये आपको इसमें कैटेगरी में रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब एंटीबायोटिक में चिलोडिनियम भी कम नहीं है। तो आपके पास अगर मान लिए पेशेंट पेन का है, तो हम तो कहते हैं कि पेन की सबसे बड़ी दवा आपका कैमोमिला से कुछ नहीं है, और इरेप्टिवली काली कार्ब से भी बड़ा किस्म नहीं है। तो होम्योपैथी में भी एंटीबायोटिक है। आप ये नहीं जाइए, हाँ, एंटीबायोटिक को काम करने के लिए आपको सिस्टमेटिक मेडिसिन को समझना पड़ेगा। यही नहीं कि आप सब मेडिसिन देते चले गए, काम कुछ भी नहीं हुआ। आप मेडिसिन के आप कैरेक्टर को समझिए, फिर पेशेंट का कैरेक्टर को ही देख करके यूज कीजिए आप, तो फिर एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा फास्ट काम करेगी। अब कैमोमिला का जिक्र हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि कैमोमिला हर उस मेडिसिन के हर उस क्लिनिक में होना चाहिए जो अक्यूट केस डील करता है होम्योपैथी में। ठीक है, अगर अक्यूट केस आपको डील करना है तो आपके पास कैमोमिला होना चाहिए। अगर आप कैमोमिला नहीं रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अक्यूट को डील नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर 1-2 कर लिए आप, तो फिर आपके पास वो अलग सी बात है, लेकिन आपको 90% कैमोमिला का ऑपरेशन आपको करना, क्योंकि कैमोमिला मसल्स को, स्ट्रेस को जो है ना बिल्कुल रिलैक्स करता है मसल्स को। ये एक ऐसी दवा है और इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। आप कभी यूज करके देखिए अपने क्लिनिक में, और इसका आपको पता चलेगा कि कितनी मेडिसिन फेल हो जाती है, लेकिन कैमोमिला आप जैसे ही दीजिएगा पेशेंट एकदम रिलैक्स फील करेगा। यही वजह है कि बच्चों में, यही वजह है कि आप हमेशा जिक्र देखिएगा कि फर्स्ट रेमेडी के तौर पर कैमोमिला ही यूज किया जाता है बच्चों में। वो इसलिए कि बच्चे आपको बता नहीं पाते हैं कि हमको क्या है नहीं है। तो यही है कि बच्चों की 80 से 90% केसेस को कैमोमिला रिलैक्स करती है, क्योंकि मसल्स जब रिलैक्स होगा, चाहे वो पेट का हो, अतरियों का हो, कान का हो, कहीं का भी हो, है ना, या जिस्म का हो, या बॉडी के किसी भी पार्ट्स का अगर मसल्स को अगर आप वो रिलैक्स करती है, तो यही वजह है कि उस समय के, चाहे वो केंट हो, ईबी नेस हो, ठीक है, आप विलियम बोरी साहब हो, क्लार्क साहब हो, सब ने, और हमारे इंडिया के फाटक साहब हो, डॉक्टर काशीराम हो, सब ने, तब बोलिंगर हो, सब ने कैमोमिला का जिक्र किया है, और कैमोमिला एज ए फर्स्ट रेमेडी के तौर पर देखा जाता है। आप जैसे हमने आपको कहा कि इकोनाइट भी तो फर्स्ट, आप इकोनाइट एक सिंगल रेमेडी है, लेकिन हम जैसे ही देखते हैं कि कोई अक्यूट केसेस है, इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हम लोग इकोनाइट देते हैं, है ना। आपके पास आप यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर आप यूज करते हैं, आप किस में इकोनाइट देते हैं?
आप जैसे फीवर आया तो आप इकोनाइट तो देते ही हैं, तो फीवर आया तो इकोनाइट देते हैं, तो ये तो पेन किलर है नहीं। तो फीवर दिया तो इसका मतलब वो एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। बेलाडोना वो भी एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। रास्टॉक्स वो भी एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। लेकिन कुछ कुछ मेडिसिनें ऐसी हैं, कुछ कुछ मेडिसिनें ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक की तरह तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल वैल्यू रखती है और अच्छी रिजल्ट देती है। तो यही वजह है कि अगर आप अक्यूट केसेस है तो आपके पास कैमोमिला होना चाहिए। दूसरी मेडिसिन का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जो आपकी क्लिनिक में होनी चाहिए, वो है कोफिया कार्ड। अब कोफिया के केसेस ऐसे हैं कि हम एक आदमी को दिए, हम कोफिया क्यों में दिए, कोफिया कार्ड में नींद के लिए फांसी फ्लोरा दे दे के थक गए, कुछ भी काम नहीं किया। हमने कोफिया दिया और उसका जो बात था, उसमें जो नींद नहीं आता था और उसका जो ग्राउंडलेस जो थिंकिंग था, है ना, वो कुछ दिनों में ही कम हुआ। फिर 15-20 दिन के बाद ही वो चीज़ नॉर्मल हुआ। तो कोफिया भी अगर अब इमरजेंसी में कोफिया, ये हमने बताया उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से बताया। अब कोफिया का हम क्या देख रहे हैं कि कोफिया आप जैसे पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, अब मान लिया कैमोमिला कहीं पे फेल होता है तो कोफिया उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि कोफिया में भी सेम कैमोमिला की तरह पेशेंट पाया जाता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होंगे आपके कि आपके क्लिनिक में तो आएंगे, कुछ दवाई फ़ायदा किया है, लेकिन वो कहेंगे नहीं कुछ फ़ायदा नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है। ऐसे पेशेंट नेगेटिव होते हैं, ये पेशेंट डिजिटलिस्ट के होते हैं। अगर आप उसको डिजिटलिस्ट दे के उस दिन भेजते हैं तो दूसरे दिन आप उसको पूछिएगा तो नहीं पूछे बताएंगे कि उनका पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो डिजिटलिस्ट के ये सिम्टम है। तो होम्योपैथी मेडिसिन काम करने के एक मैकेनिज्म है, इसमें भी बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर रहा है। हमारे पास भी केसेस सॉल्व होते हैं, कोई भी केसेस इसमें भी सॉल्व होते हैं, लेकिन दावा किसी का नहीं किया जा सकता है। ठीक है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा दावा कभी भी नहीं किया जा सकता है। सारे प्रैक्टिशनर हैं, हम भी प्रैक्टिशनर हैं आप लोगों की तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दावा तो हम लोग तो हेमोपैथी मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के अंदर जाकर तो नहीं देख सकते हैं। तो यही वजह है कि दावा किसी चीज़ का नहीं किया जा सकता है। सारी पैथियाँ अपने अपने स्टेज पे सही है, सब काम करती है, लेकिन होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके पास होम्योपैथी में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास वैरायटीज़ है, आपके पास मेडिसिन का वैरायटीज़ है। ठीक है, मेडिसिन का वैरायटीज़ है। आप देखिए एक फैक्ट क्या है मेडिसिन का कि होम्योपैथी, एलोपैथी, कुछ कुछ मिक्स पैथी भी चलते रहते हैं एकदम। आप देखिएगा आयुर्वेदिक उठा के दे दिया, एलोपैथी दे दिया, मिक्स, ऐसे कुछ भी काम नहीं करते मेडिसिन। आप देखिए या फिर देते भी होंगे, ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो होम्योपैथी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। अगर आपको सीखना है तो 2-4 मेडिसिन के अंदर आना होगा और उसको कैटेगराइज कीजिएगा, वक्त के साथ साथ उसको और छोटा करते जाइएगा, फिर आते 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 आप होम्योपैथी एक माहिरीन प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। शर्त यही है कि आप प्रैक्टिस को अच्छा से सिस्टमेटिक लीजिए और एंटीबायोटिक और इधर उधर के चक्कर में नहीं जाइए। पेशेंट लाख कुछ कहेगा, आप अपने मेडिसिन पे आपको पकड़ है, आप मेडिसिन पे बने रहें, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। तो यही वजह है कि हमने कहा कि हेमोपैथी में एंटीबायोटिक का क्या रोल है। तो हेमोपैथी के जितनी भी दवाई हैं ये सारे एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं, कुछ मेडिसिनों को छोड़ के। आप बहुत सारे केसेस हैं, फीवर है, फीवर को हम अपने क्लिनिक में ही उतार के भेजते हैं। ठीक है, अपने ही क्लिनिक में ही उतार देते हैं फीवर को हम। आप कभी भी ऐसा है नहीं है, मेरे पास पेशेंट का फिर लगा रहता है, ऐसे ही हम उठा के दे देते हैं, क्योंकि एक सिस्टम है। आप अगर सिस्टम को नहीं समझेगा, कितना भी बुखार लेके आए वो, उसको जो है क्लिनिक में ही उतार के देते हैं। किसी का 10 मिनट लगता है, किसी का 1 घंटा लगता है फीवर को उतारने के लिए होम्योपैथी में। हाँ, अब जैसे टाइफाइड के केसेस हैं, टाइफाइड के केसेस में कम से कम आपको तो 24 घंटा लगेगा फीवर को एक कैप्चर करने में, इसका निकाल में। क्योंकि फीवर का एक ऐसा होता है कि इसका जो है ना, जैसे ही वो म्यूटेशन हो जाता है उसमें। अभी आपको अगर सर दर्द है तो कल हो गया आपको सर दर्द नहीं हो सकता है। आप सर दर्द को कवर कीजिएगा, आप जैल्सिमियम की तरफ जाइएगा, फिर दूसरी तरफ का मेडिसिन आ जाएगा, उसकी वजह है। इसलिए फीवर को हमेशा जो है ना, हम 1-2 दिन का ही मेडिसिन में उसको रखते हैं, 1-2 दिन पे बुलाते हैं तो वो मेडिसिन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एंटीबायोटिक इसमें बहुत है, इसमें सारे एंटीबायोटिक की तरह ही काम करता है। आप जो भी मेडिसिन उठा लो, मैट्रिया मेडिकल, ठीक है,
इसमें जो भी मेडिसिन खा लो मेट्रिया मेडिका का, वो सारे एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अभी के ज़माने में अगर आप चाहिएगा कि ब्रोनिया है ना, ब्रोनिया और आपका इकोनाइट से कुछ भी बड़ी चीज़ों को डील करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो कुछ नए मेडिसिन्स भी है। आप जो हमारे जो केंट साहब हैं उसने अपने क्लार्क साहब हैं, ठीक है, नक्स भूमिका का 50 प्रकार या सॉरी नक्स का 5 प्रकार की मेडिसिनों का अलग अलग जिक्र किए हैं अगर पेन में, ठीक है। तो कुछ कुछ नए मेडिसिन्स हैं केंट साहब अपने नए, आप उसका लीजर राइटिंग में भी देखिएगा, है ना, उसका भी जिक्र करते हैं। तो सब ने अपनी अपनी जिक्र में इस चीज़ को पूरा बिल्कुल तरीके से दिया है कि अगर आप उन लोगों को चीज़ को देखें तो न्यू मेडिसिन जो होम्योपैथी में भी इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो उसमें एक अच्छा रोल करती है। अब मान लिया एक मामूली सा केसेस लेते हैं, आप फंगल इन्फेक्शन है उसमें लाख एंटीबायोटिक आप यूज कीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कितनों भी लेप लगा लिए वो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर जाएगा, फिर आपको अस्थमा लाएगा, हार्ट लाएगा, ठीक है, आपको जॉइंट पेन लाएगा, कुछ ना कुछ लेके आएगा वो जब भी सप्रेस किया जाएगा स्किन डिजीज़ को, है ना। तो आप एक मेडिसिन न्यू मेडिसिन है, आप लोग कभी यूज नहीं करते हैं, रेडियम ब्रोमाइटम, अगर आप उसको कभी भी स्किन डिजीज़ में यूज कीजिएगा तो उस मेडिसिन का इफेक्टिवनेस आपको दिखेगा। चाहे आप उसके साथ कैलकेरिया यूज करें, है ना, ग्रेफाइटिस का यूज करें, टेलुरिनम का यूज करें, है ना, तो आप उसमें जैसे ही आप रेडियम ब्रोमाइटम का यूज कीजिएगा तो मेडिसिन की एक क्वालिटी को बढ़ा देती है, ठीक है। वो मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, तो उस मेडिसिन की अलग ही खासियत है। आप यूज कीजिएगा केसेस आपका निकलने लगेगा, आपको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं। एंटीबायोटिक के तौर पे आप क्या खाएं, बेसिलिनम का 200 का 4-5 दिन में 2-3 दिन में एक डोज देते रहिए, आप बना के दीजिए, ग्लूस में लेते रहेगा स्किन डिजीज़ फंगल डिजीज़ के ऊपर में। ये हो गया उससे रिलेटेड। अब मान लिया किसी का अब यूरिन इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको ईकोली आ रहा है, क्लैमिडिया आ रहा है, इंट्रोप्टोकोकस आ रहा है ना, इंट्रेप्टोकोकस है, तो ये वैराइटीज़ है आपके पास। वैराइटीज़ के तरह तरह का आपको आ रहा है, यूटीआई में, सिस्टिस में, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में 3-4 प्लस, ये सारे बैक्टीरिया जो है वहाँ पे एकदम पूरा कॉलोनी बना चुका है। ऐसे केसेस में आप लगिएगा कि हम बर्निंग कैंथेरिस से ठीक करेंगे, तो ये कभी नहीं जाएगा। कैंथेरिस उसके लिए वीक पड़ जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जितनी भी एंटीबायोटिक है यूज करके सरे गले नाली में फेंक देते हैं, ठीक है, और वही नाली आपके खेत खलिहानों में जाता है और उसी पौधा उगता है आपका कैंथेरिस, ठीक है, और वही पौधा से बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक खाया हुआ है, इसलिए आपका एंटीबायोटिक इधर काम नहीं करेगा। कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं, इसलिए एंटीबायोटिक उसमें काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियाज भी आज मान लिया बैक्टीरिया आपको ज़मीने से लगा या कहीं से भी लगा आपको, तो बैक्टीरिया जब जैसे ही आपको इधर उधर से लगा, तो जब वो बैक्टीरिया ऑलरेडी एंटीबायोटिक के शिकार हो गए हैं, उसको यूज किए हुए हैं, तो फिर ये एंटीबायोटिक आपको काम नहीं गया। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बेसिलिनम टुली का यूज कीजिए आप, है ना, बेसिलिनम टुली एक दिन के बाद दीजिए आप उसको, इक्विस्ट्रीनम दीजिए, है ना। अभी तो कुछ है वो कैन बेरीज बोल के आता है, ठीक है, उसका सिरप वगैरह भी आता है, और होम्योपैथी में भी उसकी दवाइयाँ हैं, उसी बेरीज के इससे बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक न्यू मॉडर्नाइज नहीं होइएगा, कुछ नया मेडिसिन को ऐड नहीं कीजिएगा, तो केसेस आपके बहुत ही कम निकलेंगे। फिर वो 5-10 बूंद वाला ड्रॉप से नहीं होगा, 20-30 ड्रॉप्स एट ए टाइम आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ पैटर्न मेडिसिन है तो उसका तो रिज़ल्ट हम नहीं यूज करते हैं, हमको भी इतना मालूम नहीं है, लेकिन कोई कोई यूज करते हैं। तो अब दूसरे केसेस में है कि ये यूटीआई का केसेस हो गया, ठीक है। अब बुखार का अब मान लिया खांसी का कुछ केस है, आप खांसी ना के ब्रोनिया से जा सकती है, ना इकोनाइट से जा सकती है, ना ओपियम से जा सकती है। हाँ, क्योंकि आज के खांसी जो है कि क्योंकि आपके पास जो बॉडी आता है, जो पेशेंट आता है, ऑलरेडी एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज करके आता है वो। ऐसा नहीं है कि आपके पास तुरंत वो हुआ तो आप ही के पास पैदा हो गए जस्ट आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस ज़माने में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, इस दुनिया में इन्वायरमेंटल में भी सारे बैक्टीरियाज़ हैं, और वो ऑलरेडी जो है बहुत सारा बैक्टीरियाज़ लेकर के खा करके सारे स्टेरॉइड वगैरह यूज करके आपके पास आता है, और आपको लगता है कि ब्रोनिया का एक डोज से उसको ठीक कर दीजिएगा, आपको ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो न्यू मेडिसिन आप जब तक उसमें यूज नहीं कीजिएगा, ऐसे केसेस नहीं निकलेगा।
तो ऐसे तौर पे आप एक कॉमन, जिस तरह से एजिथ्रोमाइसिन आज कॉमन बिक रहा है एलोपैथी के मार्केट में, सब कोई यूज कर रहा है, जबकि उसको शायद बड़े डॉक्टर ही यूज कर सकते हैं, हमको उसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको गली कोचे के डॉक्टर रूम के पास भी आपको एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन मिलेगा। तो जब इस तरह की मेडिसिन आम हो, फिर उसके बाद वो पेशेंट आपके पास आए, आप चाहिएगा कि उसकी खांसी हम ओपियम और ब्रोनिया से निकाल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसमें यूज करना पड़ेगा बेसिलिनम का, और अल्टरनेट देना पड़ेगा आपको बेसिलिनम। 200 पावर में ही दीजिए आप, अल्टरनेट एक 2-2 बूंद दीजिए आप। आर्य फैक्टर लेकर के आ गया आपके पास, ठीक है, आर्य फैक्टर लेके आया 200-250। आपको लगता है कि ब्रोनिया और इससे आर्य फैक्टर जाएगा आपका? कभी नहीं जाएगा आर्य। अगर नहीं है तो आप यूज करके देखिए। आपको कुछ न्यू मेडिसिन का मेथोट्रेक्सेट बोल करके मेडिसिन आता है, एलोपैथी का मेडिसिन है, मॉडर्न टाइप करके होम्योपैथी में है, बेसिलिनम का आप यूज कीजिए। तो ऐसे मेडिसिन जब आप यूज करने लगेंगे तो फिर आपके केसेस निकलेंगे, आपको फिर कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आर्य फैक्टर एक ऐसा है, और एस्ट्रो टायर जब किया जाता है एक ऐसा चीज़ है कि इसमें बड़े पेंसिलिनम लेवल के जो पेंसिलिन होता है, एलोपैथी के जो बड़े जो ये होते हैं बैक्टीरियल के लिए जो यूज किया जाता है, जो एंटीबायोटिक, उस लेवल के केसेस को ये केस ठीक कर सकता है, ये बेसिलिनम हुआ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके पास मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन में आपको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, कुछ नए मेडिसिन यूज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपके जो है प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत निखार आए, आप केसेस को सॉल्व करने लगे। तो ये था होम्योपैथी और एंटीबायोटिक से रिलेटेड ये वीडियो हमारा। आपको कैसा लगा अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।